उस टाइम पे मैं उनके वहाँ 1 डेढ़ महीना काम किया ऑफिस में, ऑफिस बॉय की तरह। एक एजेंट मिला, ठीक है। उस टाइम पे अंधेरी में एजेंट हुआ करते थे, नाम हम नहीं बता सकते, बाद में कभी किसी वीडियो में बताएंगे। उन्होंने हमको चकाचौंध दिखाया, उन्होंने कहा कि अरे हम आपका सिलेक्शन कर देंगे, ये है वो है। अटला शिपिंग मुझे हम एयरपोर्ट में दिया गया, जो कि स्क्रैप शिप था, वहीं पर खड़ा था। उस टाइम इराक वॉर से पहले की बात है, इराक वॉर मतलब जस्ट स्टार्ट होने वाला था। स्टार्ट थी पहली जर्नी में, हम जैसे शारजा से आगे निकले, जैसे अरेबियन सी में आने लगे, हमारे जो डीबी से ब्रिज लाइन थी उनमें छेद हो गया, देखा तो टग में डाल दिया। अब मैंने कहा कि एज पर डीजी शिपिंग तो टग तो 500 GIT के भी नीचे, तो मेरा सी काउंट काम नहीं होगा। नमस्ते मेरे सभी भाइयों को, दोस्तों को और उन सभी लोगों को जो कि इस सीरीज़ में मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। ये मेरा दूसरा वीडियो है इस सीरीज़ का। इसमें मैं आज इस जर्नी की शुरुआत करके बताऊंगा कि मुझे कैसे शिपिंग के बारे में पता चला, कैसे मैंने उसको पहली सेलिंग तक, फर्स्ट कैरेटशिप तक कैसे आया। तो आप सभी को ब्रीफली बताना चाहूँगा, मैं बिलोंग करता हूँ पहाड़ों से, तो ये शुरुआत रही पहाड़ों से लेके समुद्र तक की। मैंने 12th किया, मेरे फादर एक्स नेवी हैं जो कि इंडियन नेवी में काम करते थे। 12th मैंने कोचीन से की। 12वीं करने के बाद मुझे कहीं से मालूम पड़ा कि शिपिंग एक फील्ड है। एक कज़न भाई थे जो कि शिप में रहते थे, वो उस टाइम पे सेकंड ऑफिसर थे, तो उनका कम्युनिकेशन उतना बराबर हुआ नहीं करता था। तो जब मैंने 12th किया या उसके नज़दीक आया तो वो शिप में थे, और उन दिनों कम्युनिकेशन इस बहुत ही वीक हुआ करता था। हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, सेटेलाइट फ़ोन हुआ करते थे, बहुत महंगे रहते थे, तो कभी कभार महीने में एक बार कॉल आ जाया करता था मेरे को। लेकिन 12th के बाद मेरे को शिपिंग लाइन इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा कि इसमें पूरी दुनिया घूमनी है। पढ़ाई बिल्कुल कम है, जो सच बात है वो बता रहा हूँ, तो पढ़ाई कम है, दुनिया घूमने को मिलेगा, पैसा काफ़ी अच्छा है। तो वो चकाचौंध की दुनिया शायद मेरे को वहाँ खींच के ले गई। मैंने कहा अब जाना तो यही है, अब रास्ता ढूंढे नहीं ढूंढे मालूम नहीं पड़ा। मैंने इंजीनियरिंग के भी एग्ज़ाम दिए थे, मेडिकल के एग्ज़ाम दिए थे, कहीं पे हुए, बट यही था मन की भाई शिपिंग नहीं जाना है। तो ठान लिए थे मन में, शुरुआत की। पहला ही आर्टिकल जो न्यूज़पेपर में देखा, क्योंकि इतनी जानकारी उस टाइम उपलब्ध नहीं थी, नेट नहीं था, इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल में जो पहला दिखा, हमने उसमें अप्लाई किया, जो कि था कलकत्ता में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वहाँ पे उन्होंने मेरे को वहाँ एग्ज़ाम के लिए बुलाया। मैं कलकत्ता गया, एग्ज़ाम दिया, उन्होंने सेलेक्ट किया। 3 महीने की प्री-सी मैंने की। उस टाइम पे इतना हमें नॉलेज नहीं था कि कंपनीज़ का प्री सिलेक्शन होता है या प्री उन्हें बुझे होते हैं। तो हमने वहीं पर ट्रेनिंग करने के बाद 3 महीने के बाद सोचा कि अब यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। शायद ख़त्म होते ही कोर्स हमको कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ ले लेंगी। हमें से उस टाइम पे 2-3-4 कंपनियों के बारे में पता, मास्क, एपीमोला, जो आप सबको पता होगा। स्टार्ट वहीं से किया, सोचा कि शायद ये अब फल मिलेगा, लेकिन कैंपस सिलेक्शन उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में था ही नहीं। जो भी था वो पैसों के बलबूते पे था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, है ना। तो उन्होंने कहीं बहाने लगाया कि भैया सिलेक्शन आप पे तभी होगा जब आप थोड़ा पैसे देंगे, और इतना पैसे थे नहीं मेरे पास देने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग ही जो की थी वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव। जैसे आप सभी को पता है कि शिपिंग लाइन के फील्ड में कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है स्टार्टिंग स्टेप रखने के लिए, बट सही रास्ता होना चाहिए। मैं वहाँ पर उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब यहाँ पर सीमित नहीं है, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना बम्बई जाया जाए, कि बम्बई उस टाइम पे सिर्फ प्राइम लोकेशन हुआ करता था सब बड़ी कंपनियों का, तो वहाँ जाके हम अप्लाई करेंगे। और जबकि मेरे पिताजी, जो फादर है फैमिली, वो सब कोचिंग में थे, तो मेरे को पहले ट्रैवल करना पड़ा बॉम्बे में किसी कई अच्छे लोग मिले इन राहों में भी, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, रहने की जगह दिखाने के लिए दिया। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि किसी एक के घर पे रुका, कंपनी में जाना स्टार्ट किया। तो जो बोलते हैं ना, हर किसी का स्ट्रगल एक अपना होता है, जूते घिसने हर किसी को पड़ते। तो हमने भी लिए नए जूते, और जब तक हमको कहीं मिलता तब तक हमारे जूते घस चुके थे पूरे के पूरे। तो डेली हमारा काम हुआ करता था, सुबह उठो, एक कंपनी में जाओ, रेज्यूमे दो। कंपनियाँ वहाँ बोलती थी कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, उनके लिए सिर्फ 2 शब्द और हमारे लिए पूरा दिन फिनिश। ऐसे ही करते 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 मैंने कई टाइम निकाल दिया, 8-9 महीने लग गए। मैंने 1-1.5 महीने बड़ी बड़ी कंपनियों में काम भी किया, ऑफिस में, बिना पैसे के, है ना। कई अच्छी कंपनियाँ हैं, जिनमें से कुछ काम है IMC जैसी कंपनी है, MSI जो आज हो गई है। उस टाइम पे मैं उनके वहाँ 1-1.5 महीना काम किया ऑफिस में, ऑफिस बॉय की तरह, है ना। जर्नी ऐसी थी कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, सुबह मैं घर से निकलता था, तो सुबह का नाश्ता कभी करता था, कभी नहीं करता था, क्योंकि मैं जल्दी निकल जाता, सोचता था किसी और के ऊपर हम क्यों बर्डन बने। घर से निकल गए, कभी कभी नाश्ता नहीं करते थे, ऑफिस में ही काम किया। खाना कभी भी सोचते थे कि जो 2 पैसे मिले, मैं सोचता था कभी किसी से मांगना ना पड़े पैसा, ना फादर को बोलना है ज़्यादा, तो उससे जितने पैसे पॉकेट मनी मिली है उसको संभाल के रखना है। तो कभी हम सुबह का नाश्ता नहीं करते थे, कभी भी दोपहर का खाना खाए तो खाए, नहीं तो सीधा शाम का खाना घर जाए खाते थे, तो थोड़ा 2 पैसे बचे। जिस दिन ज़्यादा ही था खा जाते थे, उस दिन शायद खा भी लेते होंगे। तो ये वो जर्नी है उन 9 या 1 साल में, आप समझिए।
मेरा पूरा हर कंपनी में डेली जाना आना वो खर्चा, ठीक है। फिर कहीं मैंने काम किया, वो काम ख़त्म होने के बाद फिर मैं दूसरी कंपनी में जाता, यही आज की भाई वो मेरे को ले ले। एक साल जब मैंने बहुत जूते घिसे, कई जगह रहा, ठीक है। उन जगहों में रहने के बाद एक घर से दूसरे घर, क्योंकि कोई भी कितना दिन आपको रखेगा, है ना, और ख़ुद भी किसी और की बर्डन नहीं होना चाहिए। तो हम एक घर से गए दूसरे घर, दूसरे घर से गए तीसरे घर, फाइनली थक हार के हमको गलती से, है ना, एक एजेंट मिला, ठीक है। उस टाइम पे अंधेरी में एजेंट हुआ करते थे, नाम हम नहीं बता सकते, बाद में कभी इसी वीडियो में बताएंगे। उन्होंने हमको चकाचौंध दिखाया, उन्होंने कहा कि अरे हम आपका सिलेक्शन कर देंगे, ये है वो है, अच्छी शिप है, अच्छी कंपनी है, थोड़ा कम पैसा लगेगा। तो उस टाइम के अनुसार उन्होंने मेरे से पैसे लिए। पैसे लेने के बाद हम लोग सोचे कि आप सही रास्ते में जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से नौकरी लगी है। उस टाइम $100 मिला करते थे मुझे, फर्स्ट मेरे को अभी भी याद है। $100 मतलब उस टाइम पे कितना, 5,000 रुपये, 40 का भाव हुआ करता था मेरे ख्याल से, 4 से 5,000 रुपये का हुआ था। वहाँ पर मैं जब फर्स्ट टाइम खुश होके सब लोग एयरपोर्ट में आके छोड़ के बॉम्बे से, वो खुशी मेरे को आज भी मशहूर मालूम है। जैसे ही वो छोड़ के जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा, दुबई एयरपोर्ट, हम शायद 2 लड़के थे या 3 लड़के थे एक साथ, और तीनों कैडेट थे। वहाँ पहुँचने के साथ ही एजेंट आया, एजेंट लेके गया, लेके जाके उसने, अब मेरे को पता नहीं किन लोगों को पता है नहीं पता है, कई लोग गल्फ़ में जो सेल कर रहे हैं उनको पता होगा, वो इस कहानी से जरूर जुड़ सकते हैं। पहला शिप ही मुझे हमरिया पोर्ट में दिया गया, जो कि स्क्रैप शिप था, वहीं पर खड़ा था। उस टाइम इराक वॉर से पहले की बात है, इराक वॉर मतलब जस्ट स्टार्ट होने वाला था। ये शिप जो थे स्क्रैप शिप, ये सीधा जाते थे इराक से तेल चोरी करते थे, ऊपर डेट्स रखते थे, नीचे डीबी में उठा के वापस हमरिया पोर्ट लाते थे, वहीं पर ये डिस्चार्ज करते थे, फिर यही उनका रूट हुआ करता था और कहीं नहीं जाते थे। हम तो फंस गए वहाँ पर आके, मैं अकेला, हम दो इंडियंस थे, दोनों फर्स्ट टाइम आए हुए बच्चे, अकेले वहाँ फंसे। हमारे साथ पूरा का पूरा तो सीरियन था, ठीक है, और सीरियन अच्छे लोग हैं बट बहुत ही हार्डकोर लोग हैं। तो दबाने के लिए, काम कराने के लिए सब गधे की तरह हम थे। उन शिपों में उस तरीके की शिप थे कि शाम को 5 बजे जनरेटर बंद किए जाते थे ताकि ऑयल बचा सके। दुबई की गर्मी में जनरेटर बंद है, बिना हवा के, पंखे के, हम लोग ऐसे ही सोया करते थे। सुबह उठो, कॉमन बाथरूम टॉयलेट थे सबके, वो सुबह सुबह साफ़ करो, ऐसे कैरेट नॉर्मल है उन जैसी जगहों पर। वो करने के बाद फिर हम डेक में आते थे। डेक में फिर अंदर जाके जो टैंक्स होते हैं, उन टैंक्स को बिना किसी आजकल तो सेफ्टी कंसर्न बहुत हो गया, उस टाइम पे सेफ्टी इतना कुछ दिया नहीं जाता था, और खासकर उन जैसी जगहों में तो मेरे ख्याल से आज भी शायद इतना यही हाल होगा। हम उस टाइम पर डीबी खोल के, डीबी में जो पूरा स्लस था वो साफ़ करते थे, बिना ऑक्सीजन मास्क के, बिना टेम्परेचर चेक किए, बिना ऑक्सीजन चेक किए, सीधा घुसना, वहाँ से निकलना। तो काफ़ी वो था, शायद 1-1.5 महीने हुआ था, इराक वॉर फुल फ्लैज में स्टार्ट हो गया था। उसके बाद ये जितने शिप थे सारे के सारे स्क्रैप करने के लिए चले गए। स्क्रैप करने के लिए जब चले गए, पहली सेलिंग मेरी जो रही है वो हमरिया पोर्ट से सीधा अलंग पे आई है, जिसमें मैंने शिप को स्क्रैप किया। तो पहला शिप मैंने स्क्रैप किया, ऑन द वे जर्नी वहाँ से यहाँ, वो जर्नी भी एक इतिहासकार थी। पहली ही जर्नी में हम जैसी शारजा से आगे निकले, जैसे अरेबियन सी में आने लगे, हमारे जो डीबी थे, बिल्ज लाइन थी, उनमें छेद हो गया, वहाँ से पानी आना स्टार्ट हो रहा है। आप समझ रहे, समुद्र के बीच में आपका टैंक लीक कर रहा है, आप पानी ले रहे हो अंदर, वो पानी बाहर निकालोगे तो आपका शिप डूब जाएगा कॉन्स्टेंटली। तो उन जैसी जगहों पे हमने काम किया, वहाँ कंटिन्यूस दिन रात वहाँ पंप निकाल के, एक पंप से दूसरे पंप से किसी भी तरह, तो बिना सोए हुए सोचिए हम 7-8 दिन, 4-5-6 दिन जितना था वो निकाले स्ट्रगल करके, फाइनली अलंग पहुँचे। सिर्फ यही दुआ कर रहे थे कि पहली सेलिंग हम घर पहुँच जाए, डूब ना जाएंगे रास्ते में। तो ये जर्नी थी। पहला ही शिप हमने अलंग में लगाया, अलंग में लगाने के बाद फिर हम वापस गए एजेंट के पास, फिर थक हार के पहुँचे कि भैया कहाँ दे दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। बट एजेंट होते हैं, उनका मैटर सिर्फ पैसे से रहता है। एक बार आपका पैसा ले लिया, उसके बाद वो भूल जाता है कि आप कौन हो, क्या हो। फिर वही सिलसिला चालू, फिर हमने 1 साल लगा, उसके बाद उसने दूसरा शिप देने के लिए डेली चक्कर काटे, डेली ये, और कोचिंग से बॉम्बे आना एक अलग बात थी। फाइनली हम एजेंट के पास ऑफिस के साथ बाहर आके बैठ गए, भैया तुम हमको डाल रहे नहीं डाल रहे हो, नहीं तो हम यहीं रहेंगे। तो जो उस पर ज़्यादा प्रेशर डालता था उसको उठा के वो एक रूम लिया हुआ था, उसमें कम से कम 15 या 16 बच्चे रहते थे, वहाँ जाके रखते था। खाने के नाम पे उसने कूपन दिए थे कि वहाँ जाके यही खाना है, इतना ही टाइम पे, 2 टाइम का खाना। कुछ नहीं कर सकते, इससे उसको कॉल करो, बोलेगा कल आज कल। फिर फाइनली उसने बोला कि घर जाओ, मैं बताऊँगा। 1 साल बाद आके फिर उसने 1 या 1.5 साल के बाद जब उनको काफ़ी प्रेशर किया गया हमारी तरफ से, तो उन्होंने वापस एक दूसरा जहाज़ दिया, फिर दुबई में। उसने बोला इस बार फिर ठीक होगा।
उस टाइम सुविधा नहीं थी। आज की डेट में सुविधा है, आप नेट में डालें, शिप का नाम डालें, आईएमआई नंबर डालें, सब आ जाता है। उस टाइम ये सुविधा नहीं थी। हम वापस पहुंच गए। सेकंड पोर्ट में हमको मिला, दूसरे एजेंट आया, लेके गया, जबलली अभी पोर्ट था, वहाँ पहुँचे और अकेला मैं इंडियन था। बस पहुँचा, वहाँ देखा तो टग में डाल दिया है। अब मैंने कहा कि एज पर डीजी शिपिंग तो टग तो 500 GRT के भी नीचे है, तो मेरा सीट काउंट टाइम नहीं होगा। उसने बोला कुछ नहीं, वो हम सब अरेंज कर देंगे, तुम सिर्फ वहाँ पर रहो। उस जहाज़ पे मैं अकेला इंडियन था, सारे ईरानी एंड एक आध दो फिलिपिनो। वो टग पे था, ठीक है, टग एंड बास था। और दूसरी कहानी ये कि वहाँ पर पुलिंग के लिए पीछे विंच नहीं थी। तो जो आप रस्सी फेंकते हैं टग को टोइंग करने के लिए, अगर आप नेट पे देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा टग एंड बाज का क्या होता है। तो वो रस्सी हम लोग हाथ से खींचा करते थे, सिर्फ 3 जन। और वो रस्सी है एकदम मोटी हैवी, जो सिंक हो जाती है पानी के अंदर, वो वाली रस्सी है। तो जब हम खींचने बैठते तो 250 मीटर की रस्सी पूरा उठाने के उसके बाद शैकल आता था जो वायर के साथ कनेक्टेड है, वो ऊपर लेना। तो करीब आधा 1 घंटे का एक काम होता था। लेकिन जब तक वो उठाएंगे नहीं तब तक वो नीचे ही लगे रहना है। तो जैसे ही उठते थे कमर ऐसा रहता था कि भैया आज टूट गई है। ये करते करते मैंने उसमें 1 साल निकाला, 1-1.5 साल, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही 1 साल का था। एजेंट ने बोला कि तुम इससे पहले आगे तुमको पैसा भी नहीं देंगे और जहाज भी देंगे और कुछ देखेंगे नहीं। तो मैंने घर पे भी ये इतनी तकलीफ़ नहीं बताई जो मैंने वहाँ दे ली है। खाने के लिए कुछ नहीं है, लिमिटेड खाना है, अकेले इंडियन हो, तुम बात नहीं कर सकते हो। दूसरा वहाँ पे ये था कि थोड़ा सा आप कैडेट बैकग्राउंड से थोड़ा नोन था, तो उसमें क्या था कि सिर्फ एक कैप्टन था। तो कैप्टन 6 to 6 मॉर्निंग में ऊपर रहेगा। वहाँ व्हील्स हैंड स्टीयरिंग किया करते थे ऑन मैग्नेटिक, उसमें ऑटो भी नहीं था, सॉरी ऑटो पायलट तो छोड़िए, जायरो कंपास भी नहीं था। तो मैग्नेटिक में सेल करते थे। मैग्नेटिक में रात को शाम को 6 से सुबह 6, 12 घंटा कंटिन्यूस मैं ऊपर स्टीयरिंग करता था। क्योंकि बाकी सब ईरानी थे, ओनर ईरानी थे, तो उनको इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं रह करता। तो मास्टर को ये था कि भैया एक बंदा ये है तो इसको रात में रखना है। तो रात का पूरा वॉच उसी में निकालते थे। उसमें कई तकलीफ़ें झेली। जब सी रफ हो जाता है तो टग है बाज की क्या हालत होती है, वो बहुत छोटे से बड़े शिप हिल जाते हैं, तो छोटा टग एंड बाज क्या हाल होगा। ये वहाँ पहुँचने की जर्नी है फिर उसके बाद जब हम 1 साल के बाद वापस जाए तो हमने उनको बोला कि भैया ये किधर भेज दिया, मेरा सी टाइम भी काउंट नहीं, मैं स्टैम्प नहीं लिया। मैंने बोला ये स्टैम्प लूँगा तो डीजी शिपिंग वाले लेंगे नहीं। एजेंट ने मुझे स्टैम्प मत देना, मैं ले लूँगा। उन्होंने आके बोला कि हम तेरा नकली स्टैम्प बनाएंगे, ये करेंगे, बट मुझे वो सही नहीं लगा। मैंने कहा कि अगर सही गलत रास्ते में अगर मैंने अभी पकड़ लिया गलत रास्ता तो कभी सही जगह नहीं आ पाएंगे। और ये मैं उस टाइम बता रहा हूँ, मैं सिर्फ जब जबलली पोर्ट में था तो हर जो नया शिप आता था, बड़ा शिप, क्योंकि अकेला इंडियन था, मैं हर शिप में जाया करता था सिर्फ मिलने के लिए कि बड़ा शिप देखना है मुझे, कि मुझे वहाँ जाना है। और मैं सोचता था कि शायद मैं वहाँ पर पहुँच पाऊँ कि नहीं पहुँच पाऊँ, है ना। तो ये एक जर्नी रही है जो मैं हर टाइम बोलता था कि भाई वो शिप पे जा पाऊँ कि नहीं जा पाऊँ। देखते हैं, यही सोचा करता था कि शिप एक बार शिप मिल जाए। तब तो हमने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था उस टाइम कि मैं कैप्टन बनूंगा या नहीं बनूंगा। मेरा सिर्फ एक ख्वाब था, चाहे जो भी रैंक मिले, जैसा भी मिले, मुझे एक बड़ा शिप मिल जाए। बहुत खुश हुआ करता था वो हर शिप आने पे, ऐसा लगता था विदेश में कोई अपना मिल गया। वही एक चाह थी। फिर मैं जब वापस आया तो मैंने एजेंट को बोला ये नहीं चलेगा। मैंने कहा या तो मेरा पैसा वापस करो या तो अच्छा शिप दो। तो एजेंट ने क्लियरली बोल दिया तुमसे जो हो सकता है करो, पैसा तुम्हारा नहीं मिलेगा, तुमको चढ़ाऊँगा भी नहीं। तो ये स्टोरी वहाँ पे ख़त्म होती है। ये आज की डेट में से इसलिए बोल रहा हूँ कि स्ट्रगल का टाइम कैसा होता है वो सबको पता है। हर किसी ने अपनी इंडस्ट्री में, जिनके अगर ऊपर जान पहचान में बड़े अहदे पे कोई ना हो, उनका स्ट्रगल है। ये मेरा स्ट्रगल है। और ये यूट्यूब चैनल को खोलने का माध्यम मेरा ये नहीं है कि इससे मैं पैसे कमाऊँ। आज की डेट में कैप्टन में अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, उम्र हमारी हो चुकी है, तो इससे कुछ और एडिशनल है नहीं। ये सिर्फ वो है, नॉलेज है। या मैं वो चाहता हूँ कि जो ज़िंदगी में मैंने झेला है वो शायद दूसरे ना झेले। जो शायद गलत रास्ता मैंने चुन लिया था, मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे ये रास्ता ना चुनें। तो सही जगह सही नॉलेज होना ज़रूरी है। और शायद आप मुझसे जुड़ पाओ क्योंकि मैंने वो स्ट्रगल लाइफ देखी है। बहुत लोगों ने शिपिंग इंडस्ट्री में स्ट्रगल लाइफ नहीं देखी है। सही जगह गए हैं, शायद उनकी पहचान थी या नॉलेज था, सही जगह पहुँचे। लेकिन मैं उनमें खुश नसीबों में नहीं था। मैं बहुत स्ट्रगल किया। तो मैं आज भी बोलता हूँ स्ट्रगल किया हुआ बंदा लेकिन ज़िंदगी में सब सीखता है। और यही नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ अपने माध्यम से। आगे बात करेंगे कि कैडेट शिप असली कंपनी में हम कैसे आए, कैसे स्टार्ट हुई हमारी जर्नी असली तरीके से, क्योंकि पिछले की पूरी जर्नी थी। इसका ना मैंने स्टैंप लिया, मेरे ज़िंदगी के 3 साल ख़राब हो गए वहीं, ना मुझे शिप टाइम पे मिला, है ना। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम एक एक करके सब पे चर्चा करेंगे। अगर ये चैनल चला, आप लोग जुड़े, तो सही तरीका क्या है। आने वाले दिनों में हम इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों से भी आपकी बात कराएंगे। ऑफिस में बैठे हुए वो लोग जो कि आपका मैनिंग करते हैं, एग्ज़ाम्स के लिए आते हैं, किस तरीके से पूछा जाता है। तो
अगर प्यार मोहब्बत अगर मिला इस चैनल में तो हम सब लोगों को कवर करेंगे एक एक करके। जहाज में मैं अभी हूँ, उन जहाज में हर रैंक पे कैसे कैसे लोग हैं, कैसे किस तरीके से किसकी क्या किस दिशा से आए हैं, वो सब हम आगे वाले दिनों में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है ना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आने वाले दिनों में कोशिश करूँगा कि छोटा रहे, लेकिन आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि इस चैनल से जुड़िए, ताकि वो जानकारी वो किसी की लाइफ जर्नी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आप वो गलती करने से बच सकते हो जो शायद उस बंदे ने की है। तो ये सभी चीज़ आगे इसी वार्ता में आगे चलता रहेगा। तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सभी उन भाइयों को जो कि नए नए इसी फील्ड में आए हैं या आना चाहते हैं, कैसे क्या स्ट्रगल है जानने के लिए, प्लीज़ जुड़िए, शेयर एंड सब्सक्राइब है ना, लाइक कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, बाय।